हेलो चैंपियंस। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता था हम कहते थे उसे आयनिक बॉन्ड। पर क्या हो कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए ही मना कर दे, ये कहते कि नहीं तुमको तो मैं कतई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, तुमसे तो मैं बॉन्ड ही नहीं बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाना ही नहीं है तुमसे मुझे। ऐसे केस में, ऐसे जिद्दी एटम्स के केस में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होगी? क्योंकि बॉन्ड तो बनाना है। बॉन्ड क्यों बनाना है भाई? क्योंकि एटम बॉन्ड बना के ही स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो इस केस में एटम्स स्टेबल, खुद को स्टेबल कैसे करेंगे, यही चीज़ आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा वो टॉपिक है दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। उसके साथ साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस सिंबल्स, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में और बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ें। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो का। हमारे लास्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड? 2 मिनट में ये हाँ, ये रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो आयनिक बॉन्ड और व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, देखिए पढ़ाई के लिए आई कांटेक्ट ज़रूरी है, इसलिए मैंने निकाल दिया। हाँ, चलिए। तो व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, डोनेट या गेन से, गेन या लूज से क्या होता है, लॉस से क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। पड़ोसी वाला एग्जाम्पल याद है? नहीं याद है तो लास्ट वीडियो जाके अच्छे से देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि नॉन डायरेक्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोल्यूबल होते हैं, किस में सोल्यूबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या पढ़ा था? पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे सिचुएशंस पढ़े थे, फेवरेबल कंडीशंस पढ़े थे जिस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ईजिली फॉर्म होता है। क्या क्या कंडीशंस थे सर? कंडीशन यही थे कि, कंडीशन क्या थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस भी एटम का रहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये 3 केस हमने पढ़े थे कि अब आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होनी चाहिए? जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लूज़ कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और लैटिस एनर्जी यानी दो एटम्स, दो आयंस जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस टाइम पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी रिलीज मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। नहीं देखा तो ज़रूर देख के आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस सिंबल्स, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is covalent bond? Yes, what is covalent bond? Covalent bond is formed by, भाई बता दो। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए राजी ही ना हो, एटम कहते कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करूँगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा सर छोटी सी चीज़, शेयरिंग हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि सर जब तक ज़रूरत है तब तक हम वही यूज़ कर लेते हैं, जब तक ज़रूरत है तब तक उसी को यूज़ कर लेते हैं। मतलब आप अपने पास ही रखो अपने इलेक्ट्रॉन, जब तक मुझे ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद फिर आपको लौटा दूंगा, वो वाला। ठीक है, वो वाला केस बताया था ना एग्जाम्पल, कि आपके घर आयरन है, वो आयरन आपके पड़ोसी का आयरन ख़राब हो गया है, वो उनको कपड़ा प्रेस करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? उनको डोनेट कर दोगे? नहीं, ले जाओ, काम करके दे जाओ। ठीक है, यही तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, बॉन्ड सिंपल हम लिख सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन में भी इक्वल शेयरिंग,
इक्वल क्यों लिख रहा हूँ सर, बताऊंगा अभी, अभी 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे तब क्लियर कर दूंगा। ओके, अभी देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में ऐसे बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं उनको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे जैसे मेरे पास, मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ठीक है, O2 का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, पढ़ा है ना 10th क्लास में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये वाला, इधर वाला जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितना शेयर करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेंगे। अगर ये कह रहा है कि नहीं, मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले आके बीच में रख रहा हूँ, ठीक है, ये कह रहा है कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं अपने बीच में रख रहा हूँ, तो ये भी कहेगा ठीक है तुम अपने दोनों रखो, मैं अपने दोनों रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब तुमको ज़रूरत होगी तुम मेरे यूज़ कर लेना, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लूँगा। देखिए हो गया कि नहीं, हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ये दोनों स्टेबल हो चुके हैं। क्लियर, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर, तो सिंगल बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो थर्ड बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 4 बॉन्ड बनेगा। 4 बॉन्ड बनेगा नहीं, 4 बॉन्ड बनते ही नहीं है सर, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज आएंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगेगा, अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगी, इसलिए 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन ले लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 3 पेयर्स की शेयरिंग हुई है, ठीक है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 3 गुना 6 और 2 8, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है ना। क्लोरीन को देख लीजिए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। अब यहाँ पे, ठीक है, अभी भी इनके पास अगर देखा जाए तो इनके पास भी 8 है और इनके पास भी 8 है कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन। तो समझ गए कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये शेयरिंग होती कहाँ पे, तो हमेशा जनरली याद रखिएगा कि ये शेयरिंग नॉन मेटल्स करते हैं, ठीक है। जनरली ये बॉन्ड नॉन मेटल के बीच ही बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, जबकि नॉन मेटल के बीच हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? चलिए, नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं वो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे आयनिक बॉन्ड का पढ़ा था सेम एज, ठीक है, वैसे ही पढ़ते हैं। चलिए, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज सर, पहली तो यही है कि ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है, डायरेक्शनल होता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। डायरेक्शनल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए HCl के बीच बॉन्ड बना, ठीक है, HCl, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है कि इलेक्ट्रॉन, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, चुराना, ठीक भाई। हमने क्या किया, हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, तब कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब आपने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, आपने कहा ठीक है मैं आपका इलेक्ट्रॉन नहीं टच करूँगा और आप मेरे इलेक्ट्रॉन मत टच करना, लेकिन कुछ चोर टाइप के ऐसे एलिमेंट होते हैं जो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींचने लगते हैं। उन्हीं को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहा जाता है
क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, लेकिन इनकी बदतमीजियाँ देखिए कि ये अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगते हैं, खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बेचारे को अकेला देख के अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस केस में ये जो कंपाउंड है ये कैसा बन गया, ये बन गया पोलर। कैसा बन गया, पोलर। कुछ याद आया, पोलर बताया था ना लास्ट लेक्चर में, बताया था कि पॉजिटिव निगेटिव जहाँ आएंगे वो क्या होंगे, पोलर। तो पोलर हो गए ना, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल, पोल्स आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन में आ रहा है। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग सर, और क्या है, सेकंड थिंग कि मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of covalent compounds are what, low, कम होता है। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक में आते हैं, ठीक है। इस वजह से हमेशा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा ये लो होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का बहुत हायर होता है क्योंकि उनके एटम्स के, उनके आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है, जो कि ना तो पोलर है ना तो कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ केसेस में पोलर होते हैं, बट जैसे यहाँ पे इस केस में ये पोलर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को हम आगे जाके पढ़ेंगे, फजान रूल पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि हर एक बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली आयनिक भी नहीं होता, और कोवेलेंट बॉन्ड जितने होते हैं वो कम्प्लीटली कोवेलेंट नहीं होते हैं। ये फजान रूल में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो, ठीक है, जनरली लो होता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक्सेप्शंस नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या है सर, तो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट डायमंड आप जानते हो, ठीक है, ग्रेफाइट, सिलिका SiO2, ठीक है। ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे हैं जो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एग्जिबिट करते हैं, मतलब शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। इस क्लोज पैकिंग की वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं इन सब के केस में। तीसरी चीज़, थर्ड जनरल प्रॉपर्टी क्या है सर, तो मैंने बताया था कि जितने भी कंपाउंड, अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन के बीच अभी मैंने बताया बॉन्ड बना है, क्या ये पोलर है, कहीं से इसमें पोल बनेगा, भाई जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस क्लोरीन की है उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस क्लोरीन की है, मतलब ये नॉन पोलर नेचर का है। कैसा है, नॉन पोलर नेचर का, ठीक है। ये पोलर था, लेकिन जनरली जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के, ठीक है, जनरली, ठीक है। हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के बीच बना, डबल बॉन्ड बना, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। नॉन पोलर है तो कंपाउंड भी यानी मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा, और नॉन पोलर चीज़ें किस में डिसॉल्व होंगी। लास्ट वीडियो में लेक्चर में बताया था कि जितने भी इस पर एक थियोरी लगती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जिस तरह का होता है उसी तरह का डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नॉन पोलर हैं तो ये डिसॉल्व किस में होंगे, नॉन पोलर में। सोल्यूबल किस में होंगे, नॉन पोलर में। समझ में आए? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर soluble in non-polar solvents, ठीक है। डज नॉट डिजॉल्व इन लाइक, अच्छा लाइक क्या भाई, बेंजीन है, बेंजीन इज नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर लिक्विड। CCl4 है, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन पोलर टाइप के हैं, ठीक, नॉन पोलर टाइप के हैं, और इनमें डिजॉल्व होगा। वाटर में डिजॉल्व होगा क्या सर, नहीं, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जो जिस तरह का होता है उसी तरह के डिजॉल्व करेंगे वो। समझ में आया, थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ठीक, फोर्थ पॉइंट
दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे ना लिख के these are covalent compounds are bad conductor of electricity, but there is a exception। हाँ, there is a exception। सर क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वो फ्री पाई इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है, और उसकी वजह से ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, अनलेस कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड से ही फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स क्यों कंडक्ट कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे तो आयंस फॉर्मेशन हो जा रहा था, ठीक है। या तो मॉल्टेन स्टेट में कंडक्ट करते हैं या तो एक्वा सोल्यूशन में। तो मॉल्टेन स्टेट में वो मेल्ट होके अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तब भी आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए आयंस प्रेजेंट है ना, आयंस आर द बेटर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छे चार्ज कैरियर्स वहाँ पे अगर कैरियर्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक कंपाउंड में, डायमंड में सारे बॉन्ड बने होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़, मैंने वहाँ पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बताया था। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है। 10th क्लास में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म होता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक यहाँ पे स्पीसीज जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो मे शो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप मे करके लिखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड मे शो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी 5 प्रॉपर्टीज़ अराउंड हो गई कोवेलेंट कंपाउंड्स की, कोवेलेंट बॉन्ड की। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया। पोलर ये भी देखिए, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बट यहाँ ये पोलर है, ठीक है। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मैंने बताया जनरली। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर? ठीक है, तो मैंने 3 ही टाइप के बॉन्ड आपको बताए थे स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो हमारी थी आयनिक बॉन्ड की, उसमें 3 ही बॉन्ड बताया था मैंने, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बताया? एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था। अब पढ़ लेते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। किसको कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो यहाँ पे भी वही, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, सर ये क्या शेयरिंग होगी यहाँ पे भी? हाँ बताया ना पार्ट, ठीक है। शेयरिंग ऑफ, लेकिन शेयरिंग ऑफ अनइक्वल, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वहाँ पे इक्वल लिखा था। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये भी बनेगा, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा था? इक्वल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनइक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनइक्वल शेयरिंग। किसकी अनइक्वल शेयरिंग भाई? इलेक्ट्रॉन की। मतलब दोनों बराबर नहीं देंगे, दोनों तरफ से बराबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शेयर नहीं होंगे। कोई एक ही बैठा होगा जो शेयर करेगा कि चलो मैं ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। अब सामने वाला कह रहे हैं नहीं मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे बॉन्ड बनाऊँ, तुम ही देख लो अपना, ठीक है। तो ये क्या चलो मुझे बॉन्ड बनाना ही है, आओ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वो क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इन्वॉल्व हैं? किसी एक पर्सन के इन्वॉल्व हैं, ठीक है। समझ में आया? एक तरफा प्यार वाला, ठीक है। समझ में आया? ठीक। तो अनइक्वल फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनइक्वल, ठीक है। दैट इज फ्रॉम शेयर्ड बाय वन एलिमेंट
ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के एक ही एलिमेंट से शेयरिंग होगी, ठीक है। कोई एक ही एटम, एक ही एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा कि चलो मैं ही इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब जो ये एक एलिमेंट डोनेट करता है ये हमेशा होता है लोन पेयर, इसको कहते हैं लोन पेयर डोनर, ठीक है। क्या कहते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक। और जो एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके पास कुछ नहीं था, गरीबी थी, ठीक है, वो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे तो यही लोन पेयर जो डोनर होते हैं इन्हीं को कहा जाता है लुईस बेस, ठीक है। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं इन्हीं को कहा जाता है लुईस एसिड, ठीक है। सिंपल सा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीबी है, वो कहलाएगा लुईस एसिड, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो कहलाएगा लुईस बेस। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आफ्टर, मतलब जितने भी बॉन्ड्स बनाने थे एटम को वो सारे बॉन्ड बना लिया, अब कुछ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम, पर्टिकुलर एटम के पास बचे हुए हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उनको हम लोन पेयर ऑफ, जो बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लोन पेयर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे NH3 है, NH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, ठीक है। अब इससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इससे एक हाइड्रोजन शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बच गया है कि नहीं? बच गया है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा लोन पेयर। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर बहुत अच्छा लोन पेयर डोनेटर होगा, होगा कि नहीं? लोन पेयर डोनेटर होगा, और कोई दूसरा होगा जो एक्सेप्ट करने वाला होगा तो वो लोन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? ये अच्छे लुईस बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई? लुईस बेस कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये लुईस बेस कहलाएगा। अब कैसे डोनर मान लीजिए यहीं पे एक एग्जांपल दे ही देते हैं, जैसे H+ है, ठीक है, H+, आप जानते होंगे एमोनियम आयन के बारे में। H+ है, हाइड्रोजन आ गया कि मेरे पास ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी किसी ने छीन लिया है सर, ठीक है। अब क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं, क्या करूं? ठीक है, तो नाइट्रोजन कहेगा चलो मेरे पास 3 भाई तुम्हारे हैं ही मेरे पास, एक तुम भी आ जाओ। ये कह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं बॉन्ड नहीं बना सकता। ये कहेगा कि मेरे पास तो है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं दोनों तुमको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों शेयर करेगा तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन पहले से थे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन पहले से इसके पास प्रेजेंट थे। देखिए 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड और बना लिया, और इस बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे H+ की तरफ, ठीक है। क्यों एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुए हैं शेयरिंग में, बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के हैं, नाइट्रोजन के। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, लोन पेयर डोनर होता है, उसकी तरफ से एरो दिखाते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर की तरफ, और ये बॉन्ड जो बनता है इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ भी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ भी क्या हो रही है? शेयरिंग। लेकिन कोई एक ही पर्टिकुलर पर्सन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब बहुत अच्छे केस में जाऊँ तो इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, क्या वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, और जो हाइड्रोजन है वो अपना ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सामने कर देता है कि मेरा तो एटॉमिक ऑर्बिटल खाली है सर, खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ओवरलैप करा देता है, और ओवरलैप कराने से क्या बन जाते हैं? बॉन्ड बन जाता है, जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन के केस में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग का केस जो आएगा वो वैलेंस बॉन्ड थियरी से आएगा, हाइब्रिडाइजेशन तक जाएगा, आगे भी जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया कि शेयरिंग तो होगी सर, लेकिन कोई एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और दूसरे वाले के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीब है बेचारा, तो ये दे दिया कि चलो बॉन्ड बना ही लो, स्टेबल हो जाओ, तुम भी खुश मैं भी खुश। समझ में आया? चलिए,
तो नेक्स्ट है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर. व्हाट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर? इट टेल्स अबाउट, चलिए देर ना करते हुए, इट टेल्स अस अबाउट what? About the bond formation between two atoms in a molecule, and also the distribution of what? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या कहता है भाई? ये कहता है कि ये हमें बताता है बॉन्ड, कितने बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. दो एटम्स के बीच में, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. उसके साथ साथ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, ना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के में, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके बारे में भी बताता है. कौन बताता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, सिंपली कि ये हमें बॉन्ड कैसे बन रहे हैं वो भी बताएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे किस तरह से स्टेबल करने हैं वो भी बताएगा. ठीक है, स्टेबल भाई, स्टेबिलिटी के लिए तो बॉन्ड बन रहा है. तो जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहेंगे, सबके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा अच्छे से, तब तक कोई एटम कैसे स्टेबल होगा? नहीं होगा ना. तो वही चीज़. ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत है. इसमें एक दिक्कत क्या है, इसके नोट पॉइंट में आप चाहिए तो लिख लीजिए कि ये कभी भी बहुत कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं. कभी ये कभी भी शेप या ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता. ठीक है, ये नहीं बताता कि हाँ कार्बन जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, उसका ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंपली केवल ये क्या बताते हैं, सिंपली ये बताते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैं बता दूंगा, बॉन्ड कैसा बनेगा वो मैं बता दूंगा, बस स्ट्रक्चर आप जानो, स्ट्रक्चर की बात मैं नहीं जानता. ठीक है, इतनी सी. ठीक, तो नोट पॉइंट में यही लिख लीजिएगा कि ज्योमेट्री या इन सब चीज़ों के बारे में ये नहीं बताता. ठीक है, अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है, डैश से एक्सप्रेस किया जाता है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय डॉट. ठीक है, डॉट से हम इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं. ठीक है, तो अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब इसमें आता है लुईस सिंबल्स. ठीक है, क्या आते हैं? लुईस सिंबल्स आते हैं. सर व्हाट इज लुईस सिंबल? मतलब किसी भी एटम का बस क्या कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दो. ठीक है, जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उन्हीं को डॉटेड आप शो कर दीजिए, उसी को हम लुईस सिंबल कहते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको शो कर दीजिए. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये हो गया लुईस सिंबल. अब हमें पता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, मतलब ये शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की करेगा. ठीक है, तो इसी को लुईस सिंबल कहते हैं. डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भाई. ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरीन कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए. ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने होते हैं? तो सर 5 होते हैं टोटल, तो नाइट्रोजन हमने रख दिया. यही लुईस डॉट, यही क्या है? लुईस सिंबल्स. ठीक है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो वो समझते हैं. चलिए, तो हाँ, तो ये नोट पॉइंट तो मैंने बताया है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या लिखा है सर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. बताया कि ये चीज़ नहीं होगी, शेप और ज्योमेट्री नहीं बताता ये. ठीक है, चलिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, कैसे बनेंगे वो समझ लेते हैं. ठीक है, तो बनने का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बताते जाता हूँ एक एक 1 by 1 करके. ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम. अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, H2O ले लेते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास,
CH4 है हमारे पास, अभी सिंपल ले रहा हूँ फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। CH4 है, ठीक। और क्या ले सकते हैं, अभी NH3 बनाया था, NH3, ठीक है, NH3 है, ठीक है। NF3 भी ले सकते हो आप, NF3, ये सब, ठीक है, ये सब कंपाउंड्स हैं, ठीक। अब O2 ले सकते हो, O3 ले सकते हो, ओजोन भी है, ठीक है, इन सबको। तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयंस जितने भी हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें इनका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो इनके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लो, पहला काम, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो यहाँ पे तो सेंट्रल एटम हमेशा डिफाइन करने के लिए एक यहाँ पे एक चीज़ है, मैं लिख देता हूँ कि सेंट्रल एटम should be the element having low electronegativity क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, एंड also more than या greater than covalency। what is covalency, बड़ा है अपने, what is covalency, कितने नंबर ऑफ कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसी को कोवेलेंसी कहते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाए, एक ही बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए, दो बॉन्ड बनाए ना, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का मतलब मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूँ तो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए, दो, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, दो, सिंपल, ठीक है। एंड हैविंग कोवेलेंसी ग्रेटर दैन 1, ठीक है। सेंट्रल एटम वही होगा जो एलिमेंट जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ही हमेशा सेंट्रल एटम में रखा जाएगा, सेंट्रल एटम बनेगा। और उसके साथ साथ क्या है कि कोवैलेंसी जो होनी चाहिए एक से ज़्यादा होनी चाहिए। एक से ज़्यादा क्यों भाई, सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम अगर एक ही कोवैलेंसी होगी तो एक ही बॉन्ड तो बना पाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने हैं ना, ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड बनाने हैं तो कोवैलेंसी क्या हो जानी चाहिए, ज़्यादा। भाई सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, ठीक है। एक ही बॉन्ड बनाए तो सेंट्रल एटम के साथ, तो वहाँ पे तो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, देखिए ऐसे बॉन्ड बन जाएगा ना, कार्बन हाइड्रोजन, बस, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम किसको मानोगे, तो नहीं मान पाओगे ना। सिंपल सी यही बात है कि ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए कोवैलेंसी, और सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे बगल में जितने हमने दिए हैं इसमें बताओ कौन सा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कोवैलेंसी एक से ज़्यादा होती नहीं है, एक ही होती है, तो ऑक्सीजन होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम, ठीक है। कौन सा होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा सेंट्रल एटम, मैं रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। कार्बन यहाँ पे भी हो जाएगा, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन यहाँ होगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो नाइट्रोजन होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है, किसी को मान लो, ठीक है। यहाँ पे भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है, समझ में। तो सेंट्रल एटम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, गेस द स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल। गेस करिए स्केलेटन कैसा होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब मॉलिक्यूल का स्केलेटन गेस करना है आपको, खुद से गेस करना है। कैसे करोगे सर, तो हमेशा जो सिमेट्रिकल skeleton is probably the most common
या मोस्ट कॉमन बोल सकते हो या गुड, ठीक है, मोस्ट लाइकेबल बोल सकते हो कि क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब हमेशा एटम तो सिमेट्री स्टेबल होना चाहता है ना, तो हमेशा सिमेट्री में ही अरेंज करेगा खुद को, ऐसे थोड़ी अरेंज कर देगा कि कार्बन है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड, या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हमेशा ऐसे ही तो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ी है कि ऐसे बन जाएगा, CO ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसे नहीं बनता ना। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ महानुभाव होंगे कहेंगे सर CO कहीं सुना है, CO नेगेटिव होता है सर, एसीटेट आयन है सर, ठीक है, हाँ है। अरे बुद्धुओं, वहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड O फिर O निगेटिव, ऐसे होता है ना, समझ में आया। तो ऐसे स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना कभी भी, हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ही एक्सेप्टेबल माना जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप, मोस्ट एक्सेप्टेबल, ठीक है, स्ट्रक्चर। समझ में आया, समझ में आई बात, ठीक है। बट हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप एक्यूरेट की बात करोगे तो वो एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट होता है, ठीक है। बट द एक्यूरेट इज ओनली फाइंड आउट बाय व्हाट, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो गेस करिए, गेस करिए, जैसे हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाइए, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा CH4 लिया था या वाटर लिया है, तो वाटर का क्या हम बोल सकते हैं, वाटर का यही बोल सकते हैं कि कॉमन स्ट्रक्चर यही हो सकता है कि ऑक्सीजन सेंटर में हो और हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन, ठीक है, इधर एक दोनों तरफ क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, या फिर ऐसे हो सकता है ऑक्सीजन बीच में, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, यही तो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यही तो बनेगा, ठीक है। कार्बन CH4 का है तो CH4 का मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है कि कार्बन बीच में हो, चारों तरफ हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, यही तो होगा। क्लियर हुई बात। तो ये स्केलेटन आपको गेस करना है, गेस करके फिर आगे बढ़ना है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा, थर्ड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, ठीक है। यानी अगर मैं CH4 को ही लेके चलता हूँ, CH4 को हम लेके चलते हैं, ठीक है, CH4 का ही हम बना रहे हैं, ठीक है। तो काउंट करिए, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये काउंट कर लीजिए। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एक हाइड्रोजन के पास एक, यानी 4 हाइड्रोजन के पास 4, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, आपत्ति विपत्ति कुछ है नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप काउंट कर लिया। नाउ अब क्या करना है, नाउ complete the octet of, sorry, वेट अ मिनट, एक चीज यहां कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट में यही करते हैं कि नाउ शेयर अ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कहा, बिटवीन द एटम्स, ठीक है। एटम्स के बीच में एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। यानी कार्बन था, कार्बन के हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन यही थे, ठीक है। अब इनके बीच क्या कर दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दीजिए, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। बाई शेयरिंग देन try to complete the octet of terminal atoms,
अब ट्राई करिए कि टर्मिनल एटम्स जो हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ जब हमने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट करना था, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, हो गया है। कार्बन का देख लीजिए, कार्बन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। कहो तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी केस में ना बन रहा हो, ना बने तो भी केस है, हमारे पास फोर्थ है अभी। ठीक है, अभी देखिए हमेशा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले करना है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यही फोर्थ स्टेप था मेरे पास। ठीक है, तो अभी ये CH4 का था, बहुत आराम से हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन वाटर का होता तब भी वही हो जाता। हाँ, वाटर का क्या करते हैं कि ऑक्सीजन बीच में रखा, हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में रखा, ठीक है, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, एक एक पेयर अगर शेयर करते तो हाइड्रोजन ही है ना, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, तुरंत बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बना के यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया ना। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो पहले तो यही करना है कि एक एक पेयर दोनों एटम्स के बीच शेयर करा दो, उसके बाद काम करो। ठीक है, टर्मिनल, उसके बाद टर्मिनल एटम्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है कि टर्मिनल एटम्स का जो ऑक्टेट हो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो वो स्टेप भी देख लेते हैं, वो कहाँ केस आएगा, वो केस कहाँ आएगा कि यहाँ फंस जाओगे आप। ठीक है, तो वो केस देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का केस देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ज्योमेट्री, ठीक है, सिमेट्रिकल रख लो, सिमेट्रिकल रख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन का अब एक एक शेयर पे एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना था, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, ये यहाँ तक था। अब इसके बाद कह रहा है कि टर्मिनल एटम्स को कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ टर्मिनल एटम। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं, 8 चाहिए, तो ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिया। इधर ऑक्सीजन का भी क्या कर दिया हमने, जबरदस्ती ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर ये बन गया, कार्बन, ठीक है, एक बॉन्ड, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस में कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ, ठीक है, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, देन एक चीज और करनी है, देन ट्राई टू complete the octet of central atom by applying multiple bond between एटम्स। ठीक है, अब क्या करिए, ट्राई करिए कि उनके बीच किसका, सेंट्रल एटम जो है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाई अप्लाइंग क्या अप्लाई करके कि मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो ये जाएगा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो ऑक्टेट कंप्लीट किए थे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आए, यहाँ चले आए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमारा केस क्या बन जाएगा, हमारा केस बन जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पे हैं, 4 ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं, ये वाले ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ये भेज दिया बॉन्ड बनाने में, 2 बॉन्ड बन गए। अभी भी अब देखिए इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि नहीं, कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कार्बन का देख लो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए कि नहीं, हो गए। ठीक है, लेकिन सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं समझ में आई ना, कि ये बॉन्ड यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकता था।
यही चीज़ ये क्यों स्टेबल नहीं है, ये वाला स्टेबल क्यों है, क्यों ये वाला स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाली चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो सकता, ये वाला स्टेबल क्यों है। यही चीज़ हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज में, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। और भी कई सारे हैं, ठीक है, और भी कई सारे हैं, जैसे NO2 नाइट्राइट आयन, NO2 निगेटिव, CO3 निगेटिव, 2 निगेटिव, ठीक है। इनमें चार्जेस, जब हम कार्बन कार्बन ट्रिपल ऑक्साइड का ये बनाने जाओगे C डबल, ठीक है, तो कार्बन का ये स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी वेट अ मिनट, कार्बन, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा डबल, एक सिंगल पे एक निगेटिव, एक सिंगल पे एक निगेटिव, ये, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो स्ट्रक्चर में क्या मिलता है कि जितने भी ऑक्सीजन यहाँ पे इनसे ज्वाइंट हैं, ठीक है, वो सभी ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जो है वो तो सेम है, ठीक है, यानी सभी ऑक्सीजन सेम टाइप के हैं। ये चारों ऑक्सीजन क्या हैं, तीनों ऑक्सीजन जो हैं ये सेम है। अगर तीनों ऑक्सीजन सेम है तो कैसे सेम है भाई, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि इस ऑक्सीजन पे एक निगेटिव है, इस ऑक्सीजन पे एक निगेटिव है, ये सिंगल बॉन्ड बनाया है और ये डबल बॉन्ड बनाया है, तो तीनों बॉन्ड बराबर कैसे हुए, नहीं हो सकते ना, हो सकते हैं। यही चीज़ तो पढ़नी है फॉर्मल चार्ज में, NO2 पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों का आप इसका भी, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, NO2 2 निगेटिव, NF3 तो बताया है, NF3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना के लाएंगे, O3 का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के कमेंट करेंगे, ठीक है, और कोई कंपाउंड रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स थे। पहला स्टेप यही था कि आप आइडेंटिफाई करो सेंट्रल एटम कौन होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ हमेशा याद रखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और दूसरा हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी एक से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, तो ये कभी नहीं होंगे। गेस द स्केलेटन, हमेशा प्रोबेबली वही स्केलेटन होगा जो सिमेट्रिकली स्टेबल होगा। दूसरा, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, फिर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट करिए ऑक्टेट, टर्मिनल एटम्स के पहले ऑक्टेट कंप्लीट करिए, फिर सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने पे आइए। अगर नहीं होता है तो, अगर टर्मिनल को ऑक्टेट कंप्लीट करते ही आपका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है तो वहीं छोड़ दीजिए, आपका स्ट्रक्चर बन गया है। अगर नहीं बन रहा है तब वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स का केस आप लाएंगे। समझ में आया, क्लियर हुई बात, ठीक है। एक और चीज़, अगर मैं आ जाऊँ SF6, ठीक है, ये भी कंपाउंड होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। अगर इसमें आ जाऊँ तो SF6 में आप देखोगे फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं यहाँ से, फ्लोरीन कितने जुड़े हैं, फ्लोरीन 6 जुड़े हैं, ठीक है, ठीक, हर एक फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बना है ना, एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है सर, ठीक है। अब फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे शेयरिंग किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर यही केस हम किसका देखें, सल्फर का, तो सल्फर का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बन रहा है। 6 बॉन्ड मतलब ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सल्फर के पास यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने सर, 12 इलेक्ट्रॉन्स। आपने तो बताया था कि सर 8 ही इलेक्ट्रॉन में एटम स्टेबल हो जाता है, ये तो 12 बना रहा है, तब कैसे ये स्टेबल हो गया, ये तो अनस्टेबल होना चाहिए। एटम तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट रूल ने बताया है, ये तो 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये कैसे हुआ, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप भी ढूंढ के लाइएगा कि ये कैसे हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसका डिस्कशन दूंगा कि ये क्यों हो रहा है और क्या रीज़न है इसके पीछे। ओके, तब तक के लिए